चौथा चैप्टर क्लास 9th यूपी बोर्ड का परमाणु की संरचना चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। परिचय की बात करते हैं तो क्या परिचय है? हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणुओं कोई भी पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं तथा अणुओं से बने होते हैं। परमाणु विभाज्य है और यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों में बटा होता है। यदि सूक्ष्म कणों से बना होता है, किस सूक्ष्म कणों से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को उप परमाणविक कण या मूल कण भी हम कहते हैं। कोई भी बात करते हैं कि दुनिया का ब्रह्मांड का मतलब कोई भी पदार्थ या तो परमाणुओं और अणुओं के मिलने से ही बना हुआ है। इनके जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें उप परमाणविक कण अथवा मूल कण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है तथा प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। एक इकाई धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है तथा इस पर कोई आवेश नहीं होता। चलिए बात करते हैं। एक परमाणु के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला आपका पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाया जाता है प्रोटॉन और उसके बाद पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश, प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता। अब बात करते हैं कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को अत्यंत कम दाब पर, यानी Hg मरकरी को एक बहुत कम दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की और पाया कि विसर्जन नली में कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड से अदृश्य किरणें क्या हो रही हैं? उत्सर्जित हो रही हैं। जैसे विसर्जन नली में दिखाया जा रहा है कि ऋण आवेश, यहाँ ऋण जो किरणें होती हैं ऋण इलेक्ट्रोड से निकल करके अदृश्य किरणें आ रही हैं जो कि एनोड की ओर चलती हैं, तथा विसर्जन नली में कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। जे थॉमसन ने किया क्या कि एक विसर्जन नली लिया और विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर एक गैस लेकर के बहुत कम दाब पर एक गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो देखते क्या है कि ऋण आवेश से यानी कैथोड से एनोड की तरफ एक अदृश्य किरणें चल रही हैं जो कि स्क्रीन पर हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही हैं। इन्हीं किरणों को ऋण किरणें कहा गया। कैथोड, चूंकि यह कैथोड से निकली थी इसीलिए इनका नाम कौन सा किरण पड़ा? कैथोड। कैथोड किरणें यह किससे निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इनका नाम कैथोड पड़ा। और इन्हीं ऋण किरणों को बाद में चल करके हमने क्या कहा कि इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? खोज हुई थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु का अनिवार्य घटक है। इस पर इकाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसकी इकाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है तथा इस पर विद्युत आवेश 1.602 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम तथा इसका द्रव्यमान 9.108 गुणे 10 पर पावर 31 किलोग्राम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग के बराबर होता है। इसे ग्रीक भाषा में ई पर माइनस ए से, इसे प्रतीक भाषा में, अगर हम इसकी प्रतीक की बात करें तो इसे हम ई लिख करके उसके ऊपर माइनस लगा करके प्रदर्शित करेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के गुण, इलेक्ट्रॉन का क्या गुण होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837 भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9 गुणे 10 पर माइनस 28 ग्राम होता है और नहीं तो 9 गुणे 10 पर माइनस 31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के समान परंतु विपरीत होता है। इस प्रकार इसका आवेश माइनस 1.6 गुणे 10 पर माइनस कूलाम 19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन के देते हैं। धन किरणों की बात करते हैं यानी प्रोटॉन की खोज। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज।
जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर हमारे 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं, तो ये तीनों में से इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की खोज के बारे में। प्रोटॉन कैसे खोजा गया था? सबसे पहले गोल्डस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया कि विसर्जन नली में छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त करके गैसों को अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न होती है। उसी विसर्जन नलिका में भी इन्होंने ही, गोल्डस्टीन ने भी प्रयोग किया, और वो कांच के पीछे वाली नलिका पर वह एक प्रकार का दीप्ति उत्पन्न होता हुआ देखते हैं। इससे गोल्डस्टीन ने निष्कर्ष निकाला कि यह दीप्ति एक प्रकार की किरण पुंज के कारण उत्पन्न होती है, जो कि कैथोड छिद्रों से निकल करके कैथोड के पीछे प्रवेश करती है तथा विसर्जन नली की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न करती है, एक तरह का प्रकाश उत्पन्न करती है। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कौन सा नाम दिया? कैनाल किरणें नाम दिया। वहीं जो वो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाली किरणें थी, उनको कौन सा किरण नाम दिया गया था? कैथोड किरणें, और इसे कैनाल किरणों के नाम दिया गया था। अब देख रहे हैं कि ये कैथोड की किरणें हैं, विसर्जन नलिका है, और विसर्जन नलिका की दीवार की तरफ ये आपके छिद्रित कैथोड है, इस पर धन किरणें आपको दिखाई दे रही है। सन 1857 में विल्हेम बीम ने कैनाल किरणों का अध्ययन करके बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से बनी है, जिन्हें प्रोटॉन कहा गया, और ये बीम ने बताया था कि ये धनावेशित किरणों से मिलकर के बनी है। बाद में अध्ययन के पश्चात जे थॉमसन ने सन 1857 ईस्वी में इसे धन किरणों का नाम दे दिया। अब बात करते हैं प्रोटॉन के गुण के बारे में। प्रोटॉन का क्या गुण होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻² ग्राम होता है तथा इस पर उपस्थित आवेश का मान 1.6021 × 10⁻19 कूलम होता है। यह धनात्मक में होता है और यही आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणात्मक में हो जाता है। रदरफोर्ड ने सन 1910 ईस्वी में नाइट्रोजन पर अल्फा किरणों की बौछार करके प्रोटॉन को क्या किया था? प्राप्त किया था। एल्युमिनियम तथा लिथियम पर भी अल्फा कणों की बौछार से प्रोटॉन क्या हुए थे? प्राप्त हो गए थे। अतः प्रोटॉन सभी तत्वों के परमाणुओं का दूसरा क्या माना गया? अनिवार्य घटक माना गया। पहला अनिवार्य घटक इलेक्ट्रॉन को माना गया और दूसरा अनिवार्य घटक प्रोटॉन को मान लिया गया कि हर परमाणु के अंदर, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले किसी भी अवस्था में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के जितने भी हमारे अणु या परमाणु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी हमारे वस्तुएं हैं, उनके अंदर अगर अणु उपस्थित है और अणुओं के अंदर पाया जाने वाला परमाणु उपस्थित है, तो परमाणुओं का दूसरा घटक प्रोटॉन को मान लिया गया और पहला घटक इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन पर विद्युत आवेश का परिणाम +4 × 0802 × 10⁻10 ESU अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 ग्राम यानी इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 1837 गुना क्या है? भारी है। इसीलिए नाभिक जो होता है अधिक डेंसिटी वाला होता है, अधिक घनत्व वाला होता है। अतः प्रोटॉन परमाणु का अनिवार्य घटक है। इस पर इकाई धनात्मक आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे कैपिटल P, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से और इसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल P या स्मॉल p से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन के गुण के बारे में। प्रोटॉन का परमाणु एक यूनिट होता है, एक यूनिफाइड मास होता है प्रोटॉन का परमाणु। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश जो है ये 27 जो है ग्राम नहीं है, ये जो है आपका ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, क्योंकि 3 कम हो जाएगा। एक प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के क्या होता है? बराबर होता है, परंतु विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों के विपरीत होते हैं। एक का इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है तो वहीं प्रोटॉन का धनात्मक होता है, तभी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होते हैं। जिसका आवेश का मान +1.6 × 10⁻19
गुलाम होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज, जो कि किसी भी परमाणु का तीसरा मुख्य घटक कहलाता है, मूल कण है। क्या है? इंग्लिश वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम और बोरान आदि पर अल्फा कणों की बमबारी की और उसमें पाया कि एक अति सूक्ष्म उदासीन कण भी विद्यमान होता है। इन सूक्ष्म उदासीन कणों को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। क्योंकि उदासीन को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल को चूंकि एक पार्टिकल है तो इसी वजह से उसमें ऑन शब्द जुड़ गया, तो ये न्यूट्रॉन कहलाने लगा। अर्थात न्यूट्रॉन परमाणु का वह अनिवार्य घटक है जो विद्युत उदासीन होता है तथा इस पर कोई आवेश नहीं होता। विद्युत उदासीन होता है, इसी वजह से इस पर कोई आवेश नहीं होता, और प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1.6 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का अपेक्षित द्रव्यमान 1 यूनिफाइड मास होता है, जबकि सभी प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन के परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। केवल सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। अतः एक परमाणु के महत्वपूर्ण अपरमाणविक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। कहने का यह सेंस है कि किसी भी परमाणु का अगर हम बात करते हैं किसके, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। अब इन्हीं सब संरचनाओं को लेकर के परमाणु के स्ट्रक्चर की व्याख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और उसके बाद बात आई परमाणु की संरचना की, कि परमाणु कैसे संरचित हुए। तो परमाणु का आंतरिक व्यवस्था को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें मुख्य मॉडल निम्नवत है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन ने सन 1904 ईस्वी में सबसे पहला मॉडल जो है थॉमसन ने दिया था। इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन का तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यह एक्चुअल में वो केक पर दिए थे। क्योंकि जहां से वो रिलेट करते हैं वहां केक होता है, केक पर पुडिंग होती है। अरे मतलब आपके ऐसे कह दीजिए मेवे छिड़के जाते हैं, काजू बादाम केक के ऊपर एक सेटिंग लगाई जाती है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उस समय केक को समझने वाला कोई था नहीं, तो वहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी संतुष्टि के लिए उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया? तरबूज ले लिया, तरबूज को लेकर के दे दिया। इसीलिए उस दिन से ये थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाने लगा। क्या है? सन 1904 ईस्वी में सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार धनावेश तरबूज के लाल वाले भाग की तरह बिखरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच में कहीं कहीं धसे होते हैं। चूंकि इस मॉडल में ऋणावेश और धनावेश दोनों समान होते हैं, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा यह सिद्ध हो गया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल मान्य नहीं है। एक्चुअल में थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, आप इसको समझिए। समझ लीजिए आप एक तरबूज लिए हैं और तरबूज को आधे हिस्से से काट लीजिए। तरबूज में दो चीजें होती हैं, एक तो तरबूज का लाल वाला हिस्सा होता है और दूसरा उसके बीज होते हैं। उनके बीज जो कहीं कहीं धसे होते हैं, उनको उन्होंने कहा कि मान लीजिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और पूरा जो रेड वाला हिस्सा है, वो रेड वाला हिस्सा क्या है? धनावेशित भाग है। लेकिन धनावेशित भाग है, कुछ समय तक तो इनका यह मॉडल मान्य में रहा, लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद थॉमसन का यह परमाणु मॉडल मान्यता रद्द हो गया, इसकी मान्यता खत्म हो गई। यह सिद्ध हो गया कि यह मान्य नहीं है। थॉमसन तब वहां परमाणु मॉडल, दूसरे परमाणु मॉडल का जन्म हुआ, और उसे हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन पहला परमाणु मॉडल अगर देने का किसी को श्रेय जाता है तो वह जे थॉमसन को ही जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले परमाणु संरचना का पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो जे थॉमसन ने। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे जे थॉमसन यानी थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में परमाणु संरचना था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा उसकी आंतरिक रचना को जानने के लिए सोना यानी Au की बहुत महीन पन्नी पर
अल्फा कणों की क्या की, हीलियम नाभिक की तीव्र गति से बमबारी की तथा माइक्रोस्कोप से उपरोक्त परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया कि सोने की पन्नी ली और उस पर हीलियम के अल्फा कणों का क्या किया, बौछार कराया, और बौछार करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। देखिए ये सोने की पन्नी है और अल्फा कणों की बमबारी की जा रही है, और बमबारी करने के पश्चात वो इसको दिखाया गया है। देखिए ये जितने ए वाले टर्म है ये सब के सब अल्फा कण है, आपके ये अल्फा कण है, और एक कण आपका देखिए वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हमारा नाभिक है, इसके यह पूरा धनावेशित भाग है इसका, और अल्फा कणों का पुंज आकर के गिर रहा है। तो इस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जब प्रेक्षण को देखा तो प्रेक्षण को देखने के बाद उन्होंने देखा क्या कि क्या क्या हो रहा है इसमें, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। देखिए अधिकांश आधा कण जो है ना सोने की पन्नी से देखिए सीधे निकल जा रहे हैं, आधे से अधिक। कुछ अल्फा कण मूल पथ से क्या उतर रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। कुछ देखिए मूल पथ से क्या हो जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं कुछ, और लगभग 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण टकरा करके, दिख रहा है आपको, सिर्फ एक कण, कितने कणों में से, 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण टकरा करके अपने मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यह प्रेक्षण देखने के बाद यह प्रेक्षण उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। अब इसके बाद उन्होंने इस पर निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष पर क्या पहुंचे, उन्होंने निष्कर्ष पर निकाला कि बहुत सारी किरणें जो सीधी रेखा में निकल जा रही हैं, इसका मतलब परमाणु के अंदर बहुत सारा खाली स्थान है। कुछ किरणें विक्षेपित हो जा रही हैं, यानी उनसे उन्हीं के तौर पर टकराने वाला कोई कण मौजूद है, और एक कण वापस हो जा रहा है, क्योंकि वह धनावेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एक कण क्या कर रहे हैं, 20,000 में से एक वापस चला जा रहा है। अब इस पर उन्होंने निष्कर्ष को अपना मॉडल प्रस्तुत किया। क्या मॉडल था उनका, वो कहते हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन होता है। परमाणु एक सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार का होता है, और उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, और दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्योंकि जब भी प्लस और माइनस, धन और ऋण आपस में मिलते हैं तो क्या उसे कर देते हैं, बराबर मात्रा में मिलते हैं तो शून्य कर देते हैं, शून्य को उदासीन कहा जाता है। परमाणु दो भाग, नाभिक तथा बाहरी भाग से मिलकर के बना होता है। कोई भी परमाणु को उन्होंने कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक अंदरूनी भाग और दूसरा बाहरी भाग। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग है। नाभिक जो है किसी भी परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग है। नाभिक में सारे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में सारे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान धनावेश होता है, धनावेशित होता है। कह रहा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उसमें सारे परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर ही होता है। और किसी भी परमाणु का नाभिक कौन सा होता है, ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है। यानी परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है। नाभिक के चारों ओर खाली भाग जो है, आपके नाभिक के चारों ओर आपको जो खाली भाग दिखाई दे रहे हैं, इन भाग में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। इसके चारों ओर जो कक्षक है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है या कक्ष कहा जाता है, कक्षक या कक्ष कहा जाता है। चौथी बात उन्होंने क्या की, धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अंदर धनावेशित भाग है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के बल को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर किसी चीज को आप किसी रस्सी को पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये नाभिक जो है ये मेरा हाथ हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे एक रस्सी से बांध लीजिए,
इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए पत्थर है, और जब आप उसे नचाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि जब आप उसे नचाते हैं तो पत्थर पीछे की ओर नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वह एक गति पकड़ करके दूर कहीं जाके गिर जाएगा। तो कौन सा बल था जो उसे धक्का देकर के उतना दूर तक किया? तो वो था अपकेंद्र बल, जो इन दोनों को क्या किए रहता है, हमेशा संतुलन में बनाए रखता है। यह तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया, लेकिन इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां निकल के सामने आ गई। वो कमी क्या थी इनके परमाणु मॉडल के से देखते हैं। पहली बात मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुंबक का सिद्धांत है कि प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय चुंबकीय विकिरण के कारण अपने ऊर्जा का ह्रास करता है। मैक्सवेल ये कहते हैं कि कोई भी कण अगर आवेशित है तो उसमें वो जो कण अगर घूमेगा तो उससे ऊर्जा नष्ट होगी। कर सही बात है भाई, अगर हम एक तरह से आवेशित युक्त हैं और अगर हम चल रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? हम कोई काम करेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। चूंकि रदरफोर्ड ने कहा कि चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन थकेंगे ना, उनकी ऊर्जा खत्म होगी कि नहीं होगी? उनकी ऊर्जा खत्म होगी, और खत्म होगी तो वो नाभिक में दूरी कम होती चली जाएगी, और अंत में यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आकर के नाभिक में थक के गिर जाएगा और गिर करके खत्म हो जाएगा। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, लेकिन हम तो कहते हैं कि परमाणु अनंत काल से है। इसका यह मतलब है कि यह जो किताब है, इसके परमाणु या इसके परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, थक करके अगर ये कम होते चले गए तो एक दिन यह किताब क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है? ऐसे तो हजारों करोड़ों पहाड़ थे, वो सारे के सारे गायब हो जाते धीरे धीरे समय के साथ, हजारों करोड़ों साल से हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके परमाणु इलेक्ट्रॉन थकते नहीं है। और ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं थक रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो थक क्यों नहीं रहे हैं? या इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। पहला दोष उनके अंदर यह आया उनके मॉडल में। दूसरा, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है। कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं हैं, यानी अनंत कक्षाएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनका वेग कितना होता है आदि की जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं है। रदरफोर्ड इसके चारों तरफ अनंत कक्षाएं हो सकती हैं, और हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के घूमने की गति अलग अलग है। तो बताइए किस कक्षा में किस तरह की गति है, आप बताइए। तो रदरफोर्ड यह बात नहीं बता पाए, इसकी वजह से भी इनका मॉडल फेल कर गया, इनकी कमी निकल करके सामने आई। परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, परमाणु ऊर्जा का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, सतत ह्रास के कारण स्पेक्ट्रम का सतत होना चाहिए। रदरफोर्ड के मॉडल में इस तथ्य की भी व्याख्या नहीं की गई थी। परमाणु के जो परमाणु है उसके उत्सर्जन की स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। यह भी उनकी कमी सामने आई। आप मुख्य दो कमियों को आप इसको लिखेंगे आपके हिसाब से। ये कमी आपको आगे के क्लासेस में पढ़नी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आपको आगे चल करके बहुत डिटेल पढ़ना है, और हर कक्षा का कितना वेग होता है, संवेग होता है, ये आपके आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। अभी तो आप 9th में है, 11th 12th में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में हम लोगों ने इससे पहले बात की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों के, हीलियम के अल्फा कणों के बमबारी कराई। बमबारी कराने के पश्चात उन्होंने परमाणु के मॉडल की अपनी व्यवस्थाएं दी, लेकिन बाद में उनमें कमियां आ गई। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जब कमी आई तो बोहर अपना मॉडल लेकर के आए, और उन्होंने सुधार किया। किसको? बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करके अपना मॉडल दिया, और बोर का परमाणु मॉडल आया। बोर के अनुसार मूल कणों के विषय प्राचीन प्रारंभिक नियम वैध नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि प्राचीन जो नियम है उनके लिए वैध रहना कोई जरूरी नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में मैक्स प्लांक के क्वांट के सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, इट मीन्स अगर अभी आप क्लास 9th में हैं, तो जब आप क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो आपको
एक्चुअल में फोटॉन एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा, क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ना होगा और क्वांट एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि एक्चुअल में मैक्स प्लैंक ने कहा क्या कि जो एनर्जी होती है वो सतत नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट बंडलों के रूप में होती है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने परमाणु मॉडल के विषय में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर का परमाणु मॉडल क्या है? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा नष्ट किए अपनी अनुमत कक्षाओं में यानी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जो उनकी कक्षा फिक्स कर दी गई है उसमें बिना ऊर्जा का ह्रास किए चलते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन कक्षाओं के नाम दिए गए हैं के, एल, यम, एन। पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, पांचवें को ओ। ये जो कक्षाओं का नाम दिया गया है इनमें एक फिक्स एनर्जी होती है और उसी एनर्जी के ऑर्बिट में वो बराबर घूमते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहा जाता है। चित्र में परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है और इन कक्षाओं या कोषों को के, एल, यम, एन या उनकी संख्याओं के द्वारा 1, 2, 3 से प्रदर्शित किया गया है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E उसकी कक्षा में त्रिज्या R के नाभिक पर निर्भर करती है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी इसका मतलब त्रिज्या जैसे ही बढ़ेगा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और उसमें स्पेस भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। रदरफोर्ड मॉडल के ये दो प्रमुख विशेषताएं थी, ये दो प्रमुख टर्म थे। अब हम बात करते हैं तीसरे टर्म की। तीसरा क्या है? उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में रहते हैं, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में नहीं रह सकते। इस अवस्था को परमाणु की क्या अवस्था कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। यानी वो ग्राउंड स्टेट पर होते हैं, अपनी निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में होते हैं। बाहर से जब ऊर्जा दिया जाता है, बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित होकर के अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में क्या कर जाते हैं? कूद जाते हैं। और वो अपनी, जैसे मान के चलिए कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहला और दूसरा है, दो कक्षाएं हैं, तो वह किस में रहना चाहेगा? पहली कक्षा में रहना चाहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको एनर्जी दे देंगे वह पहली कक्षा से कूद करके दूसरी कक्षा में चला जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इन कक्षाओं को कोष की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर के अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षाएं केंद्र से कहां की ओर होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका केंद्र है तो ये कक्षाएं केंद्र से बाहर की तरफ है। ये कक्षा नंबर 2 है, ये कक्षा नंबर 3 है और ये कक्षा नंबर 4 है। ये केंद्र से बाहर की तरफ कक्षाएं होती हैं। अब बात आती है कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, क्योंकि अगर परमाणु अस्थायित्व व्याख्या जो कि रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, उनकी अस्थायित्व की व्याख्या बोहर ने कैसे की, इसके विषय में बात करते हैं। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा स्तर में बिना ऊर्जा का ह्रास किए, यानी बिना ऊर्जा का लूज किए घूमता है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा वेग कम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं आता और न ही नाभिक में गिरता है। इसी कारणवश नाभिक अस्थायी है, परमाणु अस्थायी है। यही कारण है कि परमाणु अस्थायी। उन्होंने कहा कि वह नाभिक के पास नहीं आता और एक निश्चित वेग और अंतराल से घूमता रहता है, इसलिए वो पास में नहीं आता और परमाणु अस्थायित्व बना रहता है। लेकिन रदरफोर्ड के बाद बोहर के भी परमाणु मॉडल में कमी आ गई और इन कमियों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में जिक्र करेंगे कि इनके भी परमाणु मॉडल में क्या कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि इन्होंने भी अस्थायित्व की पूर्णतः संतुष्टि वाली व्याख्या नहीं कर पाए हैं कि परमाणु क्यों संतुष्ट है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अलग अलग कक्षा में इन्होंने कहा कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए बोहर ने
एक्सपेरिमेंट किया और उस पर बोहर और बरी इन दोनों लोगों ने मिल करके, इनका एक्सपेरिमेंट, बोर का एक्सपेरिमेंट 1913 का है, जबकि बोर और बरी ने 1921 में मिल करके अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित किया। वो कैसे हैं, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं तथा इन ऊर्जा स्तरों को कक्षक या कक्षा कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को कक्षक या कक्षा कहा जाता है जिनमें ये घूमते हैं। देखिए ये जो गैपिंग दिख रही है, ये जो हमारे एनर्जी लेवल है, ये घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसे के एल एम एन से प्रदर्शित किया जाता है। के कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है क्योंकि यह नाभिक के सबसे अधिक पास होता है। यल कक्षा में थोड़ी ऊर्जा अधिक होती है, यम कक्षा में थोड़ा और अधिक होता है, और बाहरी कक्षा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इन कक्षाओं की अधिकतम संख्या 2, 8, 18, 32, 50 आदि होनी चाहिए। बाहरी कक्षा की ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ऊर्जा की अधिकतम संख्या 2, 8, 18, 32 होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। इस नियम में नील्स बोहर और बरी ने सन 1921 ईस्वी में संशोधन कर कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें बोहर और बरी, जिसे बोर एंड बरी, बोहर के जगह बोर एंड बरी, बोहर शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है बट आप बोल सकते हैं बोहर एंड बरी या बोर एंड बरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। बोर और बरी ने कहा कि किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 2n² होती है, यानी अधिकतम संख्या 2n²। यानी पहली कक्षा अगर 1 है तो इसके जगह अगर 2n² रखेंगे तो 2 के जगह 2n के जगह पहली कक्षा है तो 1, यानी 2 × 1 कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा है तो 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुणे n कक्षकों की संख्या है। कक्षक नंबर कौन सा है? 2 है। अरे कक्ष संख्या 2 है, ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2 रखेंगे तो दूसरे नंबर सेल में कितने आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तीसरे नंबर सेल में आपके 2n² को फॉलो करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे? 18। और चौथी कक्षा में आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए किसी भी एटम के 4 सेल में, चौथे सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसे समझ जाइए कि इसे जेल आप कह दीजिए। आपको आपके लैंग्वेज की और आसान बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि बताइए अलग अलग सेल में कितने, सेल मतलब ऐसे जेल कह के चलिए कि पहले वाले रूम नंबर में, पहले वाले सेल में, पहले वाले रूम नंबर में या पहले वाले जेल के खाने में कितने कैदी रहेंगे? 2 कैदियों को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। दूसरे वाले सेल में कितने कैदी रहेंगे? 8। तीसरे वाले सेल में कितने कैदी रहेंगे? 18। और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इनकी त्रिज्या भी देखिए छोटा, यहाँ छोटा है, अगले वाले में बड़ा हो गया है, अगले वाले में सेल और बड़ा हो गया है, उसके अगले वाले में और सेल बड़ा हो गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इन्होंने इस बात को फिक्स किया कि परमाणु के एकदम बाहरी वाले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। लेकिन आप कहेंगे सर आप यहां ध्यान देंगे कि यहां तो आपके आउटर सेल में कह रहे हैं 32 हो सकता है, 18 हो सकता है, तो आप 18 कह रहे हैं और बोर ने कहा है कि भाई, बोर ने ही वो बात बोली कि 18 भी हो सकते हैं लेकिन आउटर सेल में 8 होने चाहिए। इसीलिए इन सेल के अंदर सब सेल बनाए गए, कक्षकों के अंदर भी कौन से बनाए गए? उपकक्षक बनाए गए, उपकोष बनाए गए। इन कोषों के अंदर भी उपकोष बनाए गए और कोष के अंदर जब उपकोष बनाए गए तब जाकर के ये 32 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, तब ये 32 इलेक्ट्रॉन वहां भी सेट होने लगे। 18 इलेक्ट्रॉन 288 ये मिलकर के 18 हुए। तो देखिए आउटर सेल में क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी एक सेल के अंदर भी सब सेल होता है, एक रूम के अंदर भी बहुत सारे कमरे हो सकते हैं। जैसे एक रूम है तो एक रूम हो गया सेल, ऐसे समझिए रूम हो गया सेल, और सेल के अंदर बहुत सारे रूम है, यानी आपका लाइट रूम है, मतलब ऐसे कह दीजिए कि आपका रेस्ट रूम है, आपका बाथरूम है और आपके किचन है, बाकी सारी चीजें एक ही कमरे के अंदर अगर फिक्स है तो वो उसके सेल हो गए। ये पूरा कमरा हो गया और कमरे के अंदर ये रेस्ट रूम है, ये आपका किचन है और ये आपका बाथरूम है। नॉर्मली परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या, एटॉमिक
नंबर। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, हम लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़ा। परमाणु में हम बात करते हैं कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उनके बीच में नाभिक होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, तो न किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होता है तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये किसके लिए है? उदासीन परमाणु के लिए है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो यानी किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले जो परमाणु क्रमांक होगा उनमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होगा, उनके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, उसके आयन के नहीं। वो उसके क्या बोलते हैं कि उदासीन परमाणु है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, उसके आयन के बराबर नहीं होता कि उसमें कितने आयन प्रेजेंट हैं। परमाणु क्रमांक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा चलिए, इसमें अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11, और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। परमाणु क्रमांक के महत्वपूर्ण गुण। परमाणु क्रमांक में हमें उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या चलता है, पता चल जाता है। कोई भी उदासीन परमाणु है तो उसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। समान तत्व के सभी परमाणुओं का समान परमाणु क्रमांक होता है। समान तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं उनका परमाणु क्रमांक कभी समान होता है। अतः परमाणु के बाहरी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान ही पाई जाती है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं अथवा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होंगे आपके, जितने भी न्यूट्रॉन होंगे आपके, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है तो परमाणु क्रमांक की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए बराबर जेड प्लस एन। जेड यहाँ है परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों को आप जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जेड से दिखाते हैं या परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को भी जेड से दिखाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या में से परमाणु क्रमांक मतलब हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि क्लोरीन आपके पास है, क्लोरीन तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है तो उसका द्रव्यमान संख्या 35। परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। अच्छा एक बात बताइए, इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी 17, प्रोटॉनों की संख्या बराबर भी 17। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या करेंगे? परमाणु या भार में से यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, और न्यूट्रॉन इसमें कुल कितने हैं? 18 है। अब बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। अगर समस्थानिक को आप ध्यान से देखेंगे तो सम माने होता है बराबर, आस्थान माने होता है स्थान यानी क्रमांक। यानी कोई ऐसा तत्व
जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को ऐसे समझिए कि सम मने बराबर, स्थान मने स्थान यानी क्रमांक। किसी भी परमाणु के, कोई भी परमाणु होता है तो या कोई भी तत्व है तो किसी तत्व के जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबका क्या है, 111 है। अगर आपको यह स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसे, यह हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। किसी भी तत्व को दिखाने के लिए, कोई तत्व अगर आपका है तो आप उसे दिखाने के लिए Z यहां लिख सकते हैं और एटॉमिक मास यहां लिख सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को इस तरह दिखाया गया। तो एटॉमिक नंबर आपका यहां है, Z आपका यहां है और ये यहां है। तो ध्यान देंगे जब आप इसको, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन इसका परमाणु भार अलग अलग है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं किसी परमाणु का या किसी तत्व का, तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन 1H1 को पढ़ते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम 1H2 को, जिसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान संख्या 2 होती है, उसे ड्यूटीरियम। और ट्राइटिटियम परमाणु क्रमांक 1 और उसका परमाणु भार 3 होता है, ये 2 नहीं है, 3 होता है। ऐसे ही कार्बन के आपके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और देखिए परमाणु भार किसी में 12 है, किसी में 13 है, किसी में 14 है। तो यह कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के नाम से जाने जाते हैं। और यह किसके समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है। और यह किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक और कार्बन के समस्थानिक आपके पास है। अब समस्थानिकों के गुण, जो समस्थानिक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। पहला गुण, इसका जो आपका पहला गुण है क्या है, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याएं समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण, घनत्व, क्वथनांक आदि क्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी 1H1 प्रोटियम का घनत्व क्वथनांक कुछ और, ड्यूटीरियम का कुछ और, ट्राइटिरियम का कुछ और होगा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके सभी समस्थानिकों का नाम क्या है, अलग है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें पहले का है हाइड्रियम जिसे प्रोटियम कहा जाता है, दूसरे का ड्यूटीरियम और तीसरे का ट्राइटियम है। समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिकों के क्या क्या उपयोग हैं। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु सीमा ज्ञात करने के लिए कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेंघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो समस्थानिक है इनके उपयोग के दे रखे हैं। समस्थानिक हम लोगों ने पढ़ा। समस्थानिक वैसे तत्व जिनमें उनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन समभारी वे विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनकी द्रव्यमान संख्या, जिसकी परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न, समस्थानिक। जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, वे क्या कहलाती हैं, समभारी कहलाते हैं। समस्थानिक और समभारी में यही अंतर है। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे समभारी कहलाते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान माने भार, अब भार क्या है, समान है, तो समान में सम, द्रव्यमान का भार समभारी कहलाते हैं। उदाहरण,
आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के परमाणु क्रमांक संख्या क्रमशः 18, 19, 20 है, जबकि द्रव्यमान संख्या तीनों की क्या है? 40, 40 है। देखिए तीनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? 40, 40 है। तो अतः ये एक दूसरे के क्या है? समभारी हैं। समभारिकों के क्या गुणधर्म होते हैं? ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें परमाणु भार लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये दो लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह शब्द 2 बार लिखा गया है, ऐसा कोई अंक नहीं है, समझ जाइए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। समन्यूट्रॉनिक क्या है? विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, सम माने बराबर और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग। समभारी में द्रव्यमान संख्या समान यानी परमाणु भार लगभग समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। और समन्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। समन्यूट्रॉनिक का मतलब सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। और देखिए यहाँ तत्व दिया है, इसका द्रव्यमान संख्या 14, नाइट्रोजन का 15 और ऑक्सीजन का 16 होता है। परमाणु क्रमांक 6, 7 और 8 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों में क्या है? 8, 8, 8 है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। इन तीनों को समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। अब बात करते हैं तत्वों की संयोजकता के बारे में। तत्वों की संयोजकता किसे कहा जाता है? इसकी अलग अलग तत्वों से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम तत्वों की संयोजकता कहते हैं। किसी एक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है, या दूसरे शब्दों में किसी तत्वों की संयोजकता उसकी हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से क्या होती है? संयुक्त होती है। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो पहले में हाइड्रोजन से क्लोरीन का एक अणु जुड़ा है, तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन कितना जुड़ा है? क्लोरीन से 1 बार जुड़ा है, तो इसकी परमाणु क्रमांक 1। यहां पर 2 बार जुड़ा है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2। और यहां नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कितनी बार जुड़ा है? 3 बार जुड़ा है, तो इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 3। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत ज्यादा दिनों तक चला। तत्वों की संयोजकता का यह जो हाइड्रोजन बेसिस सिद्धांत है यह नॉर्मल तौर पर बताया गया है, लेकिन मान के चलिए जिसके साथ हाइड्रोजन न जुड़े उनके लिए कैसे हम निकालेंगे? तो उनके लिए दूसरी पद्धति होती है। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए सन 1916 ईस्वी में वैज्ञानिक कोसेल तथा जेएल लुईस ने परमाणु संरचना के ज्ञान के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक बंधों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम इस सिद्धांत के अनुसार, यह जो सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने संयोजकता के सिद्धांत को पढ़ा जिसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। तो अष्टक सिद्धांत के अनुसार 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में संयोग करने की प्रवृत्ति उनमें अपने से अधिक स्थायी स्टेबल मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। संयोजी परमाणुओं का बाह्यतम कक्ष अपूर्ण होता है। कहने का यह मतलब है कि जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं तो वो परमाणु आपस में क्यों संयोग करते हैं? क्योंकि वो क्या होना चाहते हैं? अस्थायी होना चाहते हैं। और जब वो अस्थायी हो जाएंगे तो अस्थायी हो जाने के बाद उनका अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे और उन्हें तब किसी की जरूरत नहीं होगी।
तो किसी भी दो या दो से अधिक परमाणुओं में एक दूसरे से संयोग करने की क्षमता इसलिए होती है क्योंकि वो अस्थायी होना चाहते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसे अष्टक विन्यास भी कहा जाता है। हीलियम के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर कोई भी बाह्य कोष में किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में हीलियम को छोड़ करके अगर उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे और वो होंगे अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करते। इंग्लिश में इसे नोबेल गैस कहा जाता है। और ये आपके हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। इनके परमाणु क्रमांक 2, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86 है। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर बांटे गए हैं? बोर और बरी के नियम के आधार पर 2n² के फार्मूले से। 2, 8, 18, 32, 50। देखिए 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8। ये बोर और बरी के नियम पर बांटे गए हैं कि एमएलएनओ कोष में। तीसरा नियम क्या कहता है पराष्टक सिद्धांत का? कि प्रत्येक परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जिनका पूरा हो गया रहता है उन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस। जिनका पूरा नहीं हुआ रहता है वो क्या करते हैं? अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके आखिरी में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, इसका प्रयास करते हैं। और इसी को स्टेबल बनाने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन या तो लेते हैं, नहीं तो अपना छोड़ करके 8 पूरा करना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋणात्मक संयोजी कहलाते हैं, ऋण संयोजी में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं वो धन संयोजी में चले जाते हैं। अतः परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है अथवा साझेदारी करता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यह अष्टक नियम है या कहलाता है, यही अष्टक नियम है या कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी परमाणु अगर अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, नहीं तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और नहीं तो साझा करेगा। साझा करेगा मतलब दोनों तरफ से साझेदारी होगी। तो ऐसे में अगर होता है तो इसी को ही संयोजकता कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से त्यागा वह उसकी संयोजकता हो गई, या बाह्य कोष में जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वह उसकी संयोजकता हो गई। परमाणुओं द्वारा अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करने के 3 प्रमुख विधियां हैं: वैद्युत सहसंयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता। आगे की कक्षाओं में इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, कक्षा 11 और 12 में, कि ये वैद्युत संयोजकता क्या है, सहसंयोजकता क्या है और उप सहसंयोजकता क्या है। यह बस आप यहां जान लीजिए कि अक्रिय गैस को प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लगभग 20 तक एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहां निकाला है। बाकी आप आगे का इसी विधि पर निकाल सकते हैं। और संयोजकता भी मैंने निकाली है, देखिए किसकी संयोजकता किस तरह से। सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कम से कम जिंक तक यानी टोटल 30 तक आपको परमाणु क्रमांक और उनके टर्म याद होनी चाहिए। 30 तक का मैंने 20 तक का किया है, 30 इसके आगे वाले के जितने हैं आपको घर से 10 होमवर्क की तरह करना है। और जो ना आए आप कमेंट कीजिए, मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। तो पहला कोष हमारे 4 यहां हमने ले रखे हैं, के, एल, एम, एन। के कोष में कितने होते हैं? 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। यहां तक कोई आता ही नहीं है, इतने में सब समाहित हो जाएंगे।
तो हमको देख बात बताइए, यहां एक है तो एक को पूरा करने के लिए आप जरा दिमाग लगाइए। एक है और अष्टक पूरा करने का नियम यह कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का प्रयास करता है। तो आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वह 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल होना चाहेगा। आप 7 घर जाकर के उसे 1-1 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे कि अपना एगो दे करके राजा हो जाएंगे। आप क्या उचित समझेंगे? अपना एक दे देना। इसीलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर देता है? दे देता है। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम 2 नंबर पर है और पहला सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। इसका पेट भरा है, इसको न चाहिए और न ही यह लेगा न ही देगा। इसके कोष पूर्ण है, इसका कोष पूरा है, इसलिए न देगा न लेगा। जब देगा लेगा नहीं तो न उस पे कोई संयोजकता नहीं होगी, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। अब अगले पढ़ते हैं, लिथियम का 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 हो जाएंगे तो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 और आखिरी वाले में 1। तो अब एक बात बताइए, अष्टक को पूरा करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना देना उचित समझेगा? देना। इसीलिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए इसका संयोजकता कितना है? 1। या तो लेगा तो संयोजकता होगी और नहीं तो देगा तो संयोजकता होगी। तो दे रहा है। बेरिलियम की बात करेंगे, 4 है, 2 और 2 है, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देना उचित समझेगा? देना उचित समझेगा, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके बाद एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। ऐसे ही बोरान का देखिए, इसके आउटर सेल में कितने हैं? 3। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए? या तो 5 चाहिए, नहीं तो 3 दे। तो 5 लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन तो 5 हो जाएगी और नहीं तो 3 देगा। तो आप होते तो क्या करते? मैं होता तो भाई 3 दे देता अपना, क्योंकि 5 लोगों से मांगने से बढ़िया है 3 दे करके राजा हो जाए, हम प्लस में आ जाए। तो 3 वो दे देता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब कार्बन की बारी है, इसके तरफ 2 तरफा होता है। ये 4 या तो दे या नहीं तो 4 किसी से ले। होशियारी किसमें है? तो ये दोनों तरफ चलता है। जरूरत पड़ती है 4 को दे देता है और जरूरत पड़ती है तो 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसीलिए कार्बन के दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन के। और आप जब आगे पढ़ेंगे, कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको कार्बन की पूरी एक किताब मिलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के ही बारे में पढ़ना है, कार्बन की यौगिकों के बारे में ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन देने और 4 इलेक्ट्रॉन लेने दोनों में बराबर बराबर की हिस्सेदारी रखता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन पढ़ते हैं और जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बाइड पढ़ते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में दूसरे वाले में 8 चाहिए, 5 है। अब यह 5 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना उचित समझेगा? तो यह होशियारी करेगा कि 5 घर घूम के देने से बढ़िया है कि 3 घर घूम करके मांग लिया जाए। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं कि यह देना और लेना दोनों की प्रवृत्ति रखता है। यह 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तीर का निशान दिखा रहा है कि यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। तीर का निशान ध्यान दीजिएगा, दे रहा है। और ये दे ले कुछ नहीं रहा है, न दे रहा है न ले रहा है, ये स्टेबल है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लेगा तो इसका कितना पूरा हो जाएगा? 8। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3, क्योंकि 3 लेने में भलाई समझ रहा है। यह कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल में 2 और आखिरी वाले सेल में 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन देने से बढ़िया 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना उचित समझता है? ले लेगा तो इसका 8 को पूरा हो जाएगा और 8 पूरा होते ही वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर लेगा। और यह कितना इलेक्ट्रॉन लेना उचित समझता है? 1, क्योंकि 7 पहले ही से है इसके पास, 1 और ले लेगा, क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है, पहला सेल में 2 और आखिरी वाले में 7, 8 पूरा करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पूरा हो जाएगा। जरा नियान को देखिए ना, ये देना लेना उचित समझेगा क्या? इसका तो पहले ही पेट भरा है, न देगा न लेगा, स्टेबल है। ठीक किसकी तरह? हीलियम की तरह। इसको न लेने में भरोसा है न देने में भरोसा है, क्योंकि इसका पहले से ही रूम क्या है?
फिल है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करेगा और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अब आते हैं सोडियम पर। सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। 7 लेने में भलाई है कि 1 देने में? तो यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। इसीलिए जो देते हैं उनके ऊपर क्या चढ़ जाता है? उस पे जो चार्ज आता है प्लस, लेकिन जो लेते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? माइनस। ये 4 प्लस भी चढ़ता है और 4 माइनस भी हो जाता है। बोरान दे रहा है तो 3 प्लस हो जाएगा, बेरिलियम दे रहा है तो 2 प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन दे रहा है तो 1 प्लस हो जाएगा, लिथियम दे रहा है तो 1 प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ में? ऐसे ही मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देने में भलाई समझ रहा है, 6 लेगा नहीं, तो इसीलिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2 प्लस में। एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने में है, तो इसीलिए इस पर कितना प्लस चढ़ जाएगा? 3। या 3 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना स्टेबल होगा। लेकिन वही सिलिकॉन है तो सिलिकॉन 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो सिलिकॉन अगर 4 दे रहा है तो इस पे 4 प्लस हो गया। फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस इसके आउटर सेल में 5 है, तो 5 देने से बेटर वो 5 लेना समझता है, 3 लेना समझता है। तो अगर 3 ले रहा है तो फास्फोरस पर कितना माइनस? 3। और अगर वो 5 दे रहा है तो फास्फोरस पर कितना प्लस? 5। इसलिए इसकी वैलेंसी 3 भी होगी और 5 भी हो जाएगी। 3 ले रहा है और 5 दे भी सकता है। अब देखिए सल्फर है, तो सल्फर 2 लेना उचित समझता है, 2 लेगा तो सल्फर पर कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। क्लोरीन 1 लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में भलाई समझता है, क्योंकि 7 देने से बढ़िया है 1 लेकर के राजा हो जाए, 1 लेकर के स्टेबल हो जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए इस पर कितना हो जाता है? लेकिन आर्गन इसका पेट फुल है, ये न लेगा न देगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 0। ऐसे ही पोटेशियम का देखिए, यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसीलिए पोटेशियम पर कितना प्लस? 1 प्लस। प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसलिए कैल्शियम पर भी कितना प्लस हो जाता है? 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब किसी भी परमाणु पर प्लस आता है, आवेश आता है, और कब माइनस आवेश आता है। वो इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने और त्यागने पर है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो उन पर धन आवेश हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो उन पर ऋण आवेश हो जाएगा। और वो कहां से त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं? किसी भी कक्षा के कोई भी परमाणु के अंतिम कक्षा से, यानी बाह्य कोश से।